नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज की कहानी है पिता का दर्द। बहू बेटों ने जब पिता की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार, तब पिता ने क्या किया एक फैसला। संजय और महिमा की नई नई शादी हुई थी। घर में महिमा के ससुर यानी कि संजय के पिता सुनील जी और वह दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को संजय के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब संजय कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई नैना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए नैना बाई का दिन भर घर में रहना महिमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब नैना बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। नैना बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुनील जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर महिमा ने संजय से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। संजय ने महिमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान नैना बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, महिमा को तो जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब संजय रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और महिमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में महिमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर दिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन संजय महिमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। महिमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। संजय महिमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी संजय के हाथों में एक चाबी देता है। संजय उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर संजय महिमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? संजय कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। संजय का यह व्यवहार महिमा के लिए समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर हम क्यों भाड़े से रहेंगे? संजय उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते महिमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने संजय से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? संजय ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन
माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? महिमा के पास संजय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। महिमा संजय से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संजय बोला, तुम्हें पछतावा हुआ? मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुनील जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? महिमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। आज की हमारी दूसरी कहानी है पछतावा। पत्नी की मौत के बाद सुरेश जी बिल्कुल टूट से गए थे। उन्होंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वह पत्नी के साथ पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करेंगे। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वह अब अपना पूरा वक्त अपनी पत्नी को देंगे। उनकी इच्छा थी कि वह पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव चले जाएंगे और वहीं बाकी की ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन कहा गया है कि ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं। रात में खाना खाकर सुरेश जी और उनकी पत्नी अच्छे से ही सोए थे, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो सिर्फ सुरेश जी उठ पाए। उनकी पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। सुरेश जी के दोनों बेटे अपने पिता को बार बार ढांढस बंधा रहे थे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। पापा, आपको तो पता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन भगवान के घर जाना ही होता है। लेकिन सुरेश जी का मन मानने को तैयार नहीं था। उनकी धर्मपत्नी सुनीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। वह बार बार मरी हुई अपनी पत्नी सुनीता के हाथ को छूते, कभी चेहरे को छूते। सारा जीवन उन्होंने ईमानदारी की, नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते रहे, पढ़ा लिखा कर बेटे को अफसर बना दिया, लेकिन उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बना पाए थे। पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में ही गुजार दिया। आज सुरेश जी के कानों में अपनी पत्नी के कहे हुए स्वर बार बार सुनाई दे रहे थे। देखिएगा, हमारे दोनों बेटे इतने संस्कारी हैं कि मेरे जाने के बाद भी आपको अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों आपको राजा की तरह रखेंगे। सुरेश जी की पत्नी को जब से पता चला था कि उनको कैंसर हुआ है, तो समझ गई थी कि अब वह ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हैं। वह बार बार अपने पति सुरेश जी को कहती थी, मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सुनीता जी के 13वीं के बाद अब बेटे अपने अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन
अब सवाल यह था कि बाबूजी का क्या होगा, बाबूजी किसके साथ रहेंगे। पहले तो यह था माँ जिंदा थी तो बाबूजी और माँ रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाएंगे, लेकिन अब बाबूजी अकेले गांव जाकर क्या करेंगे। यह चिंता उनके दोनों बेटे को सता रही थी। सुरेश जी के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 BHK फ्लैट है और एक कमरे में आपके भतीजे और भतीजी सोते हैं। उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। बाबूजी जाएंगे तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए पहला 1 साल आप अपने पास रखिए। अगले साल मैं बाबूजी को अपने पास रख लूँगा। सुरेश जी का बड़ा बेटा मुकेश अपने छोटे भाई विकी से कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बाबूजी के पेंशन से तनख्वाह पर एक नौकर रख देते हैं और बाबूजी को अलग से खर्चे के लिए रुपए 5,000 और दे देंगे, और बाकी जो पेंशन के पैसे बचेंगे उनमें से हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दोनों भाइयों की बात सुरेश जी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटे वाह। तुम्हारी माँ कहा करती थी हमारे दोनों बेटे बहुत संस्कारी हैं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण तो किया है, क्योंकि तुम बड़े पद पर कार्यरत हो, लेकिन तुम दोनों में संस्कार नाम की चीज नहीं है। जब मैं कमाता हूँ तब तुम दोनों को मुझे रखने में इतनी परेशानी हो रही है। अगर मैं कमा नहीं रहा होता तब तो लगता है तुम दोनों मुझे इस घर से ही बाहर फेंक देते। और हाँ सुनो, तुम दोनों कौन होते हो मेरे पेंशन के पैसों के लिए हिसाब करने वाले। मैं नौकर रखूं या अकेले रहूं, यह सब मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ। मेरे पेंशन के पैसे पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँगा। पहले तो मैंने सोचा था हर महीने दोनों को पैसे भेजने के लिए, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ का सपना था अपना घर बनाने का, उसके नाम से एक घर बनवाऊंगा और उसी घर में एक छोटा सा स्कूल खोलूंगा और अपनी ज़िंदगी उसी स्कूल के सहारे काट दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। सुरेश जी के दोनों बेटे आकर अपने बाबूजी से माफ़ी मांगने लगे। बाबूजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सुरेश जी ने कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो। अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ तुम्हारा यह रूप देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। सुरेश जी के बेटे ने लाख बाबूजी को मनाने की कोशिश की कि उनके पास चलकर रहें, लेकिन सुरेश जी ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने बेटे के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने बेटों से साफ साफ कह दिया था कि बेटे, मैं सिर्फ नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें